हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिसोर्सेज क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी कहानी आपको दी हुई है रिसोर्सेज को समझाने के लिए। दो बच्चे हैं, मोना और राजू। ये लोग अपनी मम्मी को, अपनी मदर को घर को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं। तभी अचानक से मोना कहती है कि ये सारी चीज़ों को देखो, लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ये सब का कहीं ना कहीं कोई यूज़ है और इसीलिए ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो अम्मा अचानक से एक बात कहती हैं कि यस, दीज आर रिसोर्सेस। वो कहती हैं कि यस, दीज आर रिसोर्सेस। तभी राजू जो है अपनी अम्मा से क्वेश्चन करता है, वो अपनी मदर से क्वेश्चन करता है, व्हाट इज़ रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है। तो उसकी माँ एक बहुत ही अच्छा जवाब देती हैं, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। जो भी एक ह्यूमन के नीड को या जो भी एक नीड को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। फिर अम्मा बताती हैं कि बच्चों, आप लोग अपने आसपास देखो और ऑब्जर्व करो तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे हमारे आसपास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। जैसे कि जो ये पानी आप पीते हैं, जब आपको प्यास लगी रहती है तो आप अपने नीड को किससे सेटिस्फाई करते हैं? पानी को पी के सेटिस्फाई करते हैं। घरों में आपको कोई भी मशीन चलाना होता है, आपको रात रात में रोशनी करनी होती है तो आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। आप घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा का यूज़ करते हैं और पढ़ाई को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं। देखिए, आपके फादर ने आप सभी के लिए एक टेस्टी स्नैक प्रिपेयर किया है और ये जो फ्रेश वेजिटेबल उन्होंने इस टेस्टी स्नैक में यूज़ किया है ये भी एक तरह का रिसोर्स है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचने लगते हैं कि अम्मा कह रही हैं कि आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो तो सब रिसोर्स हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं हमारे नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एकदम सही कह रही हैं। मोना और राजू की मदर जो कह रही हैं वो बहुत सही कह रही हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ अ रिसोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं सब हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे एक कॉमन टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ यूटिलिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इन सब में एक चीज़ कॉमन था, इन सब की कहीं ना कहीं ह्यूमन को ज़रूरत थी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को यूटिलिटी ही रिसोर्स बनाता है। आप एग्जांपल लीजिए कि आप नदी के बगल में रह रहे हैं और नदी का पानी नहीं पी रहे हैं, तो वो आपकी यूटिलिटी के लिए नहीं है, तो फिर वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है। वो अदर थिंग्स के लिए रिसोर्स हो सकता है पर आपके लिए रिसोर्स नहीं है। वट एवर थिंग्स आर इन द नेचर, जो भी चीज़ें नेचर में होती हैं उसको रिसोर्स हमारे यूटिलिटी या यूजिबिलिटी बनाती है। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी यानी हमारी ज़रूरत ही जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को रिसोर्सेज बनाती हैं, रिसोर्स बनाती हैं। अब बेहतर तरीके से अभी रिसोर्स और यूटिलिटी को समझे हैं। अब राजू फिर एक सवाल पूछता है, जैसे आपके मन में एक सवाल आ रहा है वैसे ही राजू के भी मन में सवाल आ रहा है कि कोई भी चीज़ कैसे रिसोर्स बनता है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनता है। अब राजू ये जानना चाहता था। तो उनकी मदर बताती हैं कि कोई भी चीज़ तब रिसोर्स बनता है जब उसका वैल्यू होता है। द थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। थिंग्स तभी रिसोर्सेज बनते हैं जब उनकी वैल्यू होती है। देखिए, जब भी कोई चीज़ का यूज़ और यूटिलिटी आता है तो वो उसको वैल्यू देता है और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो वैल्यू के साथ आपके पास आते हैं। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। अब देखिए, वैल्यू दोनों तरह का हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसों का उपयोग किया जाता है, जिसमें मनी का उपयोग किया जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक वैल्यू। और जिसमें मनी का यूज़ नहीं होता है उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक वैल्यूज़ कहते हैं। अब जैसे देखिए, मेटल, मेटल का इकोनॉमिक वैल्यू है क्योंकि मेटल से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। वहीं एक बहुत खूबसूरत आपका गार्डन है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। हाँ, पर दोनों इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों ह्यूमन बींग्स के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज तो दोनों हैं,
पर हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स तब बन जाता है जब उसका इकोनॉमिक वैल्यू या उसमें इकोनॉमिक वैल्यू, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो किसी भी रिसोर्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बनाता है। कुछ रिसोर्सेज हमारे लिए समय के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूबल होते जाते हैं, जैसे कि ग्रैंड मदर का जितना भी होममेड रेमेडीज़ होता है उसका आज के समय में कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होता है। जैसे आपको जब सर्दी हो जाती है तो आपकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि आप अदरक वाला चाय पीजिए, आप काढ़ा पीजिए। तो चूंकि वो आपकी ग्रैंड मदर दे रही हैं, उसका आपको उसको लेने में आपको कहीं भी मनी का यूज़ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए उसमें कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। लेकिन कल को समझिए कि उस प्रोडक्ट को आप बनाने लगे और उसको कल कोई मेडिकल फर्म जो है उसको बेचने लगे, तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूबल बन जाएगा। तो वो रिसोर्स दोनों केसेस में है, क्योंकि वो ह्यूमन के लिए यूजेबल है, ह्यूमन के यूटिलिटी में आ रहा है। जब उससे मनी ऐड हो जाता है तो वो कमर्शियली इकोनॉमिकली वैल्यूबल हो जाता है, और मनी जब नहीं ऐड होता है तो वो हमारे लिए अनइकोनॉमिकली वैल्यूबल रहता है। अब देखिए कि क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेस में चेंज कर देते हैं। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो अचानक से रिसोर्स बन के नहीं आती है। अब आपके सामने जंगल है, हम तो जानते हैं कि जंगल में बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, हम पेपर बनाते हैं, फर्नीचर बनता है, सब कुछ हमें जंगल से मिलता है। बट क्या सिर्फ जंगल रहने से हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस दोनों चीज़ें उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक तो टाइम, समय के साथ वो जंगल और घना होता है, आपके उपयोगी बनने लगता है। और अब अगर बहुत घना है तो उसको एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए हमें। तो टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज करते हैं। आई रिपीट माई पॉइंट, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी यानी समय और हमारे पास जितने भी टेक्नोलॉजी होते हैं, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में चेंज करते हैं। आप इसके लिए एक एग्जांपल और समझिए कि हमारे पास ढेर सारा कोल है, लेकिन एक तो कोल को फॉर्म होने में भी बहुत सारा टाइम लगता है, दूसरा कोल को इलेक्ट्रिसिटी में यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने में, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो तो कोल हमारे लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं रहता है, कोल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता है। देखिए आपके ग्लॉसरी में टेक्नोलॉजी का मीनिंग दिया हुआ है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये एक नया एप्लीकेशन और स्किल होता है जिसमें हम लोग नई चीज़ें बनाते हैं, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट्स कन्वर्ट करते हैं जो ह्यूमन के यूजिबिलिटी में आ सके। और ये दोनों जो हैं वो हमारे ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं। इनफैक्ट हम ह्यूमन खुद एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं, क्योंकि उन्हीं का आइडियाज़, उन्हीं का नॉलेज और उन्हीं का इन्वेंशन और डिस्कवरी जो है किसी भी तरह के रिसोर्सेज के क्रिएशन में हेल्प करता है। नदी है, पहाड़ है, जंगल है, यूज़ करने नहीं आता है, आइडिया ही नहीं है उसे यूज़ कैसे करना है। हमारे पास मशीन ही नहीं है, हमने कभी डिस्कवर ही नहीं किया कि हम उससे पेपर बना सकते हैं। तो बताइए कि किसी तरह का कोई भी रिसोर्स बन सकता है, कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स नहीं बन सकता है। तो वैसे ही ह्यूमन बींग्स का वो आइडियाज़ होता है, ह्यूमन बींग्स खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है जिसके आइडियाज़ और नॉलेज से हम लोग किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। हर डिस्कवरी और इन्वेंशन जो है किसी न किसी अदर डिस्कवरी के पास हमें लेके जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डिस्कवरी ऑफ फायर। आपको पता है स्टोन एज में पहले ह्यूमंस जो थे वो हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे। वो सिंपली एनिमल्स को मारते थे और खा जाया करते थे। पर जब उन्होंने फायर डिस्कवर किया और हमने कुकिंग करना जब शुरू किया, तब हमने पाया कि हमारा लाइफ और आसान हो गया है, फूड और टेस्टी हो गया है, लाइफ स्पैन बढ़ने लगा है। फिर इसी तरीके से हमने व्हील इन्वेंट किया। जब हमने व्हील इन्वेंट किया तो हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगे, नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाने लगे, एक जगह से दूसरे जगह जाना हमारे लिए आसान हो गया। पहले ह्यूमन बींग्स एक ग्रुप में रहा करता था और वो उससे कहीं भी अलग नहीं जाता था, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं था। वी वर जस्ट लिविंग लाइक एनिमल्स, जैसे एनिमल्स झुंड में रहते हैं, दे आर हंटर्स एंड गैदरर्स, तो हम लोग भी वैसे ही रहा करते थे।
बट ये नई नई डिस्कवरी, ये ह्यूमन बींग्स का आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरी ही जो है ह्यूमन बींग्स को एनिमल से अलग करता है। टेक्नोलॉजी से देखिए हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी क्रिएट किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है टर्निंग एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर, मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फास्ट फ्लोइंग वाटर। बहती हुई पानी से बिजली बनाना। हम लोग जितने भी नदी होते हैं उससे हम लोग बिजली बनाते हैं, उस पर डैम बनाते हैं। तो ये सब हमने एक नई नई डिस्कवरी की जिससे हमारा जीवन और आसान हुआ और हमारा जीवन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते चला गया। अब बच्चे देखिए, रिसोर्सेज बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन बेसिकली हमने रिसोर्सेज को, जो फर्स्ट डिवीज़न हमने रिसोर्सेज किया है, वो हमने 3 भागों में उसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहला नेचुरल, जो हमें नेचर से मिलता है, मदर गॉड से मिलता है, मदर अर्थ से मिलता है। दूसरा ह्यूमन मेड, जो इंसान बनाता है, जैसे कि आपको ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फायर का डिस्कवरी हो गया, व्हील का इन्वेंशन हो गया। और तीसरा ह्यूमन खुद। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, रिसोर्सेज जो हम लोग नेचर से लेते हैं बिना किसी ज़्यादा मॉडिफिकेशन के, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे हम जो एयर ब्रीथ करते हैं, वाटर जो रिवर्स और लेक्स से लेते हैं, सॉइल, मिनरल्स, ये सब हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि हम लोग इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, इसको रॉ फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। ये नेचर का फ्री गिफ्ट है हमारे लिए। और देखिए, फ्री गिफ्ट का मतलब नहीं होना चाहिए कि हम एक्सप्लॉइटेशन करें, पर हम आजकल वही करते हैं। तो ये नेचर का फ्री गिफ्ट है हमारे लिए और हम इसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं। हाँ, कुछ केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है सो दैट नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ किया जा सके। जैसे मिनरल्स, आप डायरेक्ट मिनरल्स को हार्नेस करके यूज़ नहीं कर सकते हैं। मिनरल्स को बेहतर तरीके से यूज़ करने के लिए आपको टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। आप लास्ट क्लास याद कीजिए अपने क्लास 7th को, स्टैंडर्ड 7th को, तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले समझिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। इसको ज़्यादा इजी भाषा में समझेंगे हम बच्चे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी फिनिश, जो अनलिमिटेड है, ख़त्म नहीं हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है, और वो निरंतर हमारे पास हमेशा सदैव रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हम कभी हवा को ख़त्म कर सकते हैं, हम कभी सनलाइट को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम इसका केयरलेस यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हम इसके स्टॉक को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले हमारे पास वाटर भी सफिशिएंट था, सॉइल भी सफिशिएंट था, फॉरेस्ट भी हमारे पास बहुत सारा था, लेकिन हमने इसे इतना एक्सप्लॉइट किया कि अब हमारे पास फ्रेश वाटर का रिजर्व बहुत कम हो गया है, सॉइल में सैलिनिटी आ गया है, डिफॉरेस्टेशन इतनी तेज़ी से हुआ है कि हमारा मानसून इफेक्ट होने लगा है। वाटर देखिए, अभी भी आप कहिएगा कि अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, बट जो वाटर हमारे पास है अनलिमिटेड, वो सलाइन वाटर है, वो हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, या यूँ कहिए हमारे किसी भी काम का सलाइन वाटर नहीं है। नेचुरल वाटर जो है वो हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहा है, सूखते जा रहा है, और ये अभी दुनिया भर की बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। कई जगह ऐसा है, आप खुद अपने इंडिया में राजस्थान में देखेंगे, कई जगह ऐसा है कि हम लोगों को अभी वाटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, या बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पा रहा है। आप तो बच्चे जानते ही हैं कि मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली है, बॉम्बे है, वहाँ जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वैसे ही वाटर बिल भी आने लगा है। तो अगर किसी चीज़ का हमारे पास शॉर्टेज है तभी तो हमें परेशानी हो रही है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम लोगों को फ्रेश वाटर को सिक्योर करके रखना है, ताकि हम लोगों को आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में हेल्प हो सके। अब आइए हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के पास आते हैं।
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अपोजिट होते हैं। जहाँ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का स्टॉक हमारे पास अनलिमिटेड होता है, वहीं जहाँ हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज का स्टॉक अनलिमिटेड होता है, वहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, कम होते हैं। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. अब अगर एक बार ये स्टॉक खत्म हो गए तो या तो हमें मिलेंगे नहीं, या हजारों साल लग जाएंगे उसको दोबारा रिन्यू और रेप्लेनिश होने में, दोबारा बनने में। और ये पीरियड एक ह्यूमन लाइफ स्पैन से बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो हम क्या, हमारा फ्यूचर क्या, फ्यूचर का फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, उसके समय तक भी डेवलप नहीं हो पाएगा। और इसीलिए ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंसीडर करते हैं। इसमें सबसे पहले कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है, ये इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को बनने में हज़ारों साल लगते हैं और ये बहुत तेज़ी से अर्थ से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। The distribution of natural resources depends upon number of physical factors. अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेस हर जगह बराबर नहीं होता है। ऐसा आप कई बार कहिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि कहीं पानी ज़्यादा है तो कहीं जंगल ज़्यादा है, तो कहीं रिवर है तो कहीं रिवर नहीं है। तो क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज का स्टॉक जो है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, एंड दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड फिजिकल फैक्टर्स। जैसे कि वहाँ का टेरेन यानी ज़मीन कैसा है। अब अगर वहाँ पहाड़ है तो जंगल होगा, नदी है तो भी आपको वहाँ खेती करना आसान होगा, फार्मिंग इजी होगा। क्लाइमेट सपोर्टिव होना चाहिए। अब जैसे आप देखिए राजस्थान है आपका, फिर से एक बार उसका एग्जांपल लेंगे हम, तो वहाँ हमारे लिए फार्मिंग बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का टेरेन सपोर्टिव नहीं है। वहाँ आपको पता ही है कि वहाँ का जो हमारा मिट्टी है, वो राजस्थान जो है वो एक डेजर्ट है, तो डेजर्ट में हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। सिंस इट इज़ अ डेजर्ट, तो वहाँ डेजर्ट ही क्यों है, क्योंकि वहाँ मानसून नहीं है, तो क्लाइमेट भी सपोर्टिव नहीं है। तो ये सारे कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का स्टॉक डिपेंड करता है। आपका थर्ड फैक्टर होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट फ्रॉम द फ्रॉम द ओशियन, मतलब ओशियन के डीपेस्ट पॉइंट से जो हाइट लिया जाता है वो हम लोग एल्टीट्यूड में काउंट करते हैं। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है बहुत ही अनइक्वल है, और इसी फैक्टर्स पे अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। इन्हीं फैक्टर्स पे कहीं कोल्ड डेजर्ट होता है तो कहीं हॉट डेजर्ट होता है, तो कहीं प्लेन होता है, तो कहीं पे आपको प्लेट्यूज होता है। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह का रिसोर्सेज कहाँ तक मिलेगा। ग्लॉसरी में आपके पॉइंट दिया, ये भी आपके लिए जानने के लिए ज़रूरी है। स्टॉक ऑफ रिसोर्स। स्टॉक ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है कि हमारे पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है यूज़ के लिए। मतलब अब आप मान लीजिए कि आपके पास रिसोर्स है पर आपके पास वो यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो आपका करेंट स्टॉक नहीं है। स्टॉक ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है कि हमारे पास वो कितना अवेलेबल है और कितने दिनों तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम ये ध्यान नहीं देंगे कि हमारे पास स्टॉक कितना है और हम लोग केयरलेस यूज़ करेंगे स्टॉक का, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे और फिर हमारे लिए ही परेशानी बढ़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। एक बार हम लोग क्विक व्यू देख लेंगे। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 1 ज्योग्राफी का। इसमें 2 बच्चे जो हैं अपनी मदर के साथ हाउस क्लीन कर रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन उनकी मदर जो है उनको बताती हैं कि उनके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसे रिसोर्सेज कहा जाता है। बच्चों को पता नहीं होता है रिसोर्सेज क्या होता है, तो वो अपनी मदर से क्वेश्चन पूछते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। तो एक बहुत सिंपल सा आंसर मदर देती हैं कि हर वो चीज़, हर वो सब्सटेंस जिसका यूटिलिटी और यूजेबिलिटी है, वो हमारे लिए रिसोर्स होता है। तो फिर उनके बच्चे ये भी पूछते हैं कि ये कैसे हमारे लिए रिसोर्स बनता है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा चीज़ हमारे लिए कब रिसोर्स बनेगा। तो मदर एक चीज़ और बताती हैं कि यूजेबिलिटी और यूटिलिटी से किसी भी चीज़ को वैल्यू मिलता है, और जो भी रिसोर्सेज जिनको वैल्यू होती है वो हमारे लिए रिसोर्सेज होते हैं। एनी सब्सटेंस विच हैज़ यूटिलिटी, यूजेबिलिटी और
वैल्यू इट इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स। वैल्यू दो तरह का होता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मनी रिलेटेड वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू हम लोग मनी के वर्थ से कर सकते हैं, और नॉन इकोनॉमिक जिसका मनी के रूप में वैल्यू नहीं होता है, जिसको यूज़ करने के लिए मनी की ज़रूरत नहीं होती है, कमर्शियली उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज करते हैं। ह्यूमन बीइंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, क्योंकि उसी के आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरी से किसी भी सब्सटेंस का डेवलपमेंट हो पाता है, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाया जा सकता है। रिसोर्सेज दो तरह के हैं। नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली थ्री टाइप्स के हैं: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन इटसेल्फ। एक जो हम लोगों को अर्थ से मिलता है, मदर नेचर से मिलता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज होता है। दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और थर्ड जो है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये दोनों ह्यूमन मेड और ह्यूमन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर कैटेगराइज किया है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। तो ऐसे रिसोर्सेज जो इन्वायरमेंट में अनलिमिटेड है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और ऐसे रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो सकता है, एक तो ख़त्म हो सकता है और उसको दोबारा बनने में हज़ारों साल लगते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। आज यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है क्लास। गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।